तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, जो है पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास से संबंधित। तो पहले में हमने पढ़ लिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत बताए। कोई कह रहा है द्वितारक सिद्धांत वाली कहानी, कोई कह रहा है नहीं नहीं, एक ही तारे से उत्पत्ति हुई है। यानी हमारे सभी ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि, ये कैसे बनी है, ये पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो रही थी, ये पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया। अब जो दूसरा हमारा चैप्टर है, उसमें हम देखने वाले हैं पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के बारे में। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का मतलब, यानी पृथ्वी पहले बनी हुई, पहले बनी होगी, बनी ठंडी हुई, जैसे सूरज से निकल के आई या किसी तरीके से बनी। तो पृथ्वी पहले ठंडी हुई, ठंडी हुई, वहाँ पे फिर बैक्टीरिया बने, बैक्टीरिया बने तो उन्होंने वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ना चालू किया। ऑक्सीजन जब बनी तो थोड़े थोड़े जीवन का विस्तार हुआ, बहुकोषीय जीव बने, रेंगने वाले जीव बने। फिर वही जो पानी के अंदर सबसे पहले जीवन बना, फिर वो रेंगने वाले जीव बने, फिर रेंगने वाले जीव पानी से बाहर आए। तो पहले ऐसे जीव बने, जैसे मेढक होता है ना, कि पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। तो पहले ऐसे जीव बने थे जिनको उभयचर कहा जाता था। फिर डायनासोर आए, फिर इस तरह से डायनासोर खत्म हुए। कई सारी थ्योरी दी जाती हैं कि डायनासोर कैसे खत्म हुए थे। कोई कहता है उल्का पिंड आके खत्म हो गया था, कोई कहते हैं ज्वालामुखी फट गए थे। अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात तय है कि ज्वालामुखी जो डायनासोर थे, उनका बड़े पैमाने पर बहुत दिनों तक पृथ्वी पर राज था। एक समय था वो विकसित हुए, अपने पूर्ण विकास में रहे, फिर उनका अंत हो गया। फिर आया मानव। देखो, मानव जो पृथ्वी पर आया है, वो मानव का जो इतिहास है बहुत ही नया है। मानव लगभग आज से 20 लाख साल पहले आदि मानव के रूप में आया था। जो आधुनिक इंसान है, जो आदिकाल का इंसान है, वो आया था 3 लाख से 4 लाख साल पहले आया। उससे पहले इंसान का कोई भी सबूत पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। ठीक है ना। वैज्ञानिक जो हमारा ये सिद्धांत देते हैं कि जीवन पे कैसे आया, तो इसके संबंध में कोई तर्क देते हैं, उसके सबूत देते हैं, कोई अवशेष निकाल के देते हैं, डायनासोर की हड्डियां निकाल के देते हैं, जो आर्कियोप्टेरिस था वो पक्षी था उसकी बातें बताते हैं। और जो सिद्धांत वो बताते हैं, जो रचनाएं, जो जो चीज़ों के बारे में, जिस इतिहास के बारे में वो बताते हैं, उसके प्रॉपर सबूत देते हैं हमको। ऐसे नहीं, हवाबाजी नहीं करते। जैसे देखो, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा कैसे ब्रह्मांड बना है, कैसे पृथ्वी पर जीवन आया है, कैसे इंसान आया है, तो उस संबंध में आपको धर्म वाले भी बहुत ज्यादा सिद्धांत देंगे और वैज्ञानिक भी देंगे। तो धर्म वाले जो सिद्धांत देते हैं, उनमें पूरी की पूरी गपोड़ होती है। वो मतलब ये नहीं बताते हैं, उसके पीछे तर्क करोगे तो कहेंगे तर्क नहीं करना है, जो कह दिया मान लो। लेकिन जो विज्ञान हमको बताता है, जो वैज्ञानिक बताते हैं, भूगोलवेत्ता बताते हैं, जो जियोलॉजिस्ट बताते हैं, वो उसके पीछे लॉजिक देते हैं, उसके पीछे सबूत देते हैं। और फिर अगर कोई नया आ जाता है तो उसके बाद में अपनी थ्योरी में उसमें परिवर्तन भी कर देते हैं। तो ये अंतर होता है। देखिए, तो जो वैज्ञानिक है, जो आज सबसे मतलब कि अगर पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, इस चैप्टर का नाम ही है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो सबसे पहले तो यही माना जाता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, सूरज से ही एक मटेरियल निकला था, एक पदार्थ निकला था। जैसे ये हमारा मान लीजिए सूरज हो गया, ये देखिए सूरज हो गया। सॉरी, एक समझा, हाँ लाल वाला ले लेते। ये अगर सूरज हो गया, तो सूरज से ही ऐसे करके एक तारा बगल से जा रहा था, या फिर किसी और कारण से सूरज तेजी से घूम रहा था, तो इसी से मटेरियल ऐसे करके निकला और यही बाहर निकल आया ऐसे करके, और इसी से टूट टूट के सारे ग्रह बन गए। जब ये शुरू में गिरा और इसके चारों ओर घूमने लगे यही ग्रह, तो ये पहले गर्म था क्योंकि सूरज से निकला था। ठीक है, फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो देखिए वैज्ञानिक कैसे बता रहे हैं भूगर्भिक इतिहास, कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी बहुत साल पहले हुई थी, 4.6 अरब साल पहले हुई थी। और इस समय ये किससे अलग हुआ था, ये सूरज से अलग हुआ था, या किसी तरह से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब इसमें बताया जाएगा कि पहले पृथ्वी कैसी है। देखो यहाँ पे पृथ्वी दिख रही है, पहले जली हुई। देखो इसके युग दिखाए गए हैं। पहले पृथ्वी बिल्कुल लावा के रूप में है, फिर पृथ्वी थोड़ी सी ठंडी हुई, उसमें पानी आया, छोटे छोटे से जीव आए, एक कोष की जीव आए, दो कोष की जीव आए। पहले पानी में ही जीवन आया, उसके बाद में रेंगने वाले जीव आए। देखिए रेंगने वाले जीव आते हैं, और वो कैसे जीव आते हैं, पानी से निकल करके स्थल में भी जा सकते हैं, यानी उभयचर वर्ग आते हैं। जैसे मेढक होता है, पानी में भी रह सकता है और वहां पे भी रह सकता है। फिर उसके बाद में आए डायनासोर, यानी इन्हीं जीवों में जो विकास हुआ होगा समय के साथ में, उसके बाद ये जीव आए। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मानव आता है। तो मानव का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। आजकल हमको घोड़ा, शेर, हिरन ये सभी दिखाई देते हैं, ये अलग तरह की वनस्पतियां। तो ये सिद्धांत बताते हैं कि इस तरह से पृथ्वी पर जीवन आया है, भूगर्भीय इतिहास रहा है।
तो देखिए पृथ्वी पर जो जीवन रहा है वो इतना लंबा समय है कि उसको आसानी से नहीं समझ सकते। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, उसके समय को समझने के लिए बहुत बड़े बड़े मतलब एक सेगमेंट में बांट दिया है। तो जो सबसे बड़ा, जैसे एक मान लीजिए किताब ले लो, बहुत बड़ी किताब ले लो, ठीक है, मोटी सी। अब किताब में क्या करो, उसको अलग अलग चैप्टर में बांट दो, ठीक है, अलग अलग चैप्टर में बांट दिया जाए। तो पृथ्वी को जो अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है, पृथ्वी का जो पूरा इतिहास है, 4.6 अरब साल का जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। वो 4 भागों में से पहला भाग क्या है, एक भाग है इयोन, सबसे बड़े भाग, मतलब जो चैप्टर, जैसे किताब को बांटा जाता है तो बड़े बड़े जो चैप्टर हैं उनका कहते हैं इयोन, ठीक है। तो ये इयोन, सबसे बड़ी जो इकाई है पृथ्वी के समय को मापने की, वो इयान है। इयोन में कौन सा, हेडियन और आर्कियन। आर्कियन में देखिए, आर्क माने होता है चिंगारी। तो हेडियन और इयान में ये माना जाता है कि पृथ्वी बिल्कुल लावा थी, गर्म थी, और अभी धीरे धीरे ठंडी नहीं हुई थी, बस ठंडी होना चालू हुई थी। तो सबसे बड़े जो समय माने जाते हैं, मतलब तो वो इयोन माने जाते हैं। तो कौन से इयोन हो गए, हेडियन और आर्कियन। इस इयोन में क्या था, पृथ्वी लावा की तरह थी, गर्म थी सॉरी। फिर समय कौन सा आया, प्रोटरेजोइक इयोन आया, प्रोटरेजोइक यानी हेडियन इयान आया, हेडियन इयोन आया, आर्कियन इयोन आया, उसके बाद में प्रोटरेजोइक इयान आया। प्रोटरेजोइक जो इयोन है उसके बाद में क्या बताया गया कि इस समय जो सूक्ष्म जीव देखो समुद्र पे आ गए थे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह आ गए थे। तो उन्होंने उनकी श्वसन क्रिया के तहत वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, ऑक्सीजन बढ़ने लगी, शैवाल वगैरह आ गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन और जटिल जीवन का उद्भव हुआ, यानी ऑक्सीजन उद्भव होने लगी। क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण होता रहा, क्योंकि ये जीव जो थे, शैवाल थे, विभिन्न प्रकार के एक कोशी बहुकोशी, ये क्या किए लगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते थे, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ी और पहला बहुकोशीय जीव जैसे शैवाल का विकास हुआ। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से शैवाल आए। फिर जो अगला युग आता है, उसके बाद का जो युग आता है उसको क्या कहते हैं, उसको वैज्ञानिक, उसको उन्होंने रख दिया है, उसको कहते हैं पैलियो, उसको कहते हैं फेनरोजोइक, ठीक है। ये तो युग है, ये अलग बात, ये युग अलग आगे बताएंगे इसके बाद। फिर आया फेनरोजोइक महाकल्प, यानी पहले हमने देखा सबसे पुराना जो समय था, लाल लाल पृथ्वी चमक रही, हेडियन और आर्कियन। फिर जब एक कोसी जीव आए, शैवाल वगैरह आए, तो उसको हमने प्रोटरेजोइक में रखा, जब ऑक्सीजन बननी चालू हुई। अब जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो जो ऑक्सीजन में जैसे हम जैसे लोग होते हैं या कुछ वैसे जीव होते हैं जो जिंदा रह सकते हैं ऑक्सीजन में, वो बढ़ने चालू होंगे। तो क्या हुआ, प्रोटरेजोइक के बाद में फेनरोजोइक आया। फेनरोजोइक में क्या हुआ कि समुद्री जीवों का विस्तार हुआ, पौधों और उभयचरों से जमीन में कदम रखा, यानी यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे वो भी जमीन पर आने लगे। अब अभी तक केवल जीवन था, यानी जो शैवाल वगैरह था केवल पानी में ही होते थे। अब जो जीव थे, जो पेड़ पौधे थे, वो पृथ्वी पर भी आ गए, यानी स्थल मंडल पर भी आ गए, ठीक है। फेनरोजोइक महाकल्प हो गए। तो इस तरह से ये 4 भागों में बांट दिया गया है। जो पृथ्वी का जो पूरा समय है, जो टाइम स्केल है, जो बड़े बड़े वर्गों में रखा जाता है, उनको इयोन कहा जाता है। तो 4 इयोन हो गए। इसमें सबसे पहले हेडियन और आर्कियन हो गया, फिर प्रोटरेजोइक हो गया जब ऑक्सीजन बढ़ी, फिर फेनरोजोइक हो गया, फेनरोजोइक हो गया जिसमें पूरे के पूरे जो जीवन था, जो पेड़ पौधे थे, जो जीव बने थे, वो स्थल पे आ गए। अब स्थल पे आएंगे तो उसके बाद में धीरे से बनेंगे, इसी से समय आगे बढ़ता जाएगा। अब इन्हीं समय, यही जो समय है, इसको कई टुकड़ों में ऐसे बांट दिया जाएगा, जैसे फेनरोजोइक को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, प्रोटरेजोइक को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, हेडियन को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, ऐसे करके होगा। तो जो इयोन होता है, ठीक है, इयोन जिसको कहा जा रहा है, तो इयोन इयोन को क्या है, इयोन को क्या किस में बांटा जाता है, महाकल्प में बांटा जाता है। इयोन को महाकल्प में बांटा जाता है। फिर महाकल्प को किस में बांटा जाता है, कल्प में बांटा जाता है। कई सारे कल्प हो जाते हैं, ठीक है, कल्प हो जाते हैं। कल्प को किस में बांटा जा सकता है, कई सारे युगों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से टाइम स्केल चलती है, ठीक है। तो ये होता है मतलब जीवन की उत्पत्ति। अब देख लेते हैं जो किताब में हमारे दिया हुआ, ठीक है, भूगर्भिक इतिहास से संबंधित सबसे जो पुराना समय है इसमें बताया गया है। देखिए बिग बैंग हुआ था सबसे पहले, सुपरनोवा विस्फोट हुआ था, तारों की उत्पत्ति हुई थी। तारों की उत्पत्ति से देखिए पृथ्वी वगैरह बनी होगी, ब्रह्मांड बना, सूरज बना, ठीक है। इसके समय दिया हुआ है कब कब बना। फिर सबसे जो पुराना काल है वो हेडियन और आर्कियन काल है। फिर हेडियन और आर्कियन काल हो गया, फिर प्रोटरेजोइक काल हो गया। प्रोटरेजोइक को क्या कहा जा रहा है, प्रोटरेजोइक को कहा जा रहा है, इसको याद मत रखिए, ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा गलत भी छपा हुआ है किताब में। तो हेडियन हो गया, इसी को आर्कियन यही में आ जाएगा। फिर प्रोटरेजोइक आ जाएगा जिसको प्रागजीवी
इयोन कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो लास्ट वाला इयोन आता है उसको क्या कहा जाता है, ये फेनरोजोइक है। इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये है, ये फेनरोजोइक है, ठीक है, फेनरोजोइक है। अब फेनरोजोइक को कई महाकल्पों में बांट दिया गया, जैसे कई महाकल्प फेनरोजोइक के हो गए। जैसे पहला महाकल्प कौन सा हो गया, पहला हो गया एक पैलियोजोइक, ठीक है। जो फेनरोजोइक इयोन है इसको पहले महाकल्प में बांटा गया पुराजीवी, जो जिसको पैलियोजोइक कहते हैं। फिर आया कौन सा, फिर आया महाकल्प मध्यजीवी जिसको मेसोजोइक कहा जाता है। फिर उसके बाद में मध्यजीवी आ गया, मध्यजीवी के बाद में एक और आया नवजीव जो सेनोजोइक कहा जाता है। ये महाकल्प हो गया। अब देखिए एक एक महाकल्प, जैसे सेनोजोइक या नवजीवन महाकल्प हो गया, इसको कल्पों में बांट दिया गया। कौन सा कल्प है, टर्सरी कल्प हो गया सेनोजोइक को, और क्वाटरनरी महाकल्प कल्प हो गया। फिर इसके बाद में इसी तरह से पूरा जीवी जो महाकल्प था उसको किस किस कल्प में बांटा गया है, मतलब किस किस, ये महाकल्प है, महाकल्प को किस किस कल्प में बांटा। सबसे पहले इयोन था, ठीक है, इयोन को हमने महाकल्प में बांट दिया। देखिए कितने महाकल्प बने। फिर एक महाकल्प है पूरा जीवी, इसको कई जा रहे कल्प में बांटा जाएगा। कौन कौन से कल्प है, कैम्ब्रियन हो गया, ऑर्डोविशियन हो गया, सिलुरियन हो गया, डिवोनियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया, पर्मिनियन हो गया। इसी प्रकार से जो मेसोजोइक महाकल्प है इसको ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस में बांट दिया गया। अब ये जो ट्रियासिक आएगा इस समय डायनासोर बनने चालू होंगे, मेढक वगैरह जो उभयचर होते हैं, पानी और स्थल में दोनों रहते हैं, वो पहले बनेंगे। इस युग में मेढक, समुद्री कछुआ, डायनासोर, इनका उद्भव चालू होगा। फेनरोजोइक जो इयोन है उसके मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प के ट्रियोसिक काल में, ठीक है, जो समय था कितना, 20 करोड़ साल पहले से 24 करोड़ साल पहले का। इस समय मेढक सबसे पहले बनेंगे, कछुआ बनेंगे, डायनासोर, और इनका उद्भव होगा। फिर जुरासिक जो समय है, जुरासिक जो कल्प है, उसमें क्या होगा, डायनासोर का युग आएगा। इस समय पूरी दुनिया में डायनासोर ही डायनासोर बड़े बड़े होंगे। फिर जब क्रिटेशियस युग आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, डायनासोर विलुप्त हो गए। इस समय एक खास समय आया जिसमें कई लोग बताते हैं कि ऊपर से बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे, कई बताते हैं कि और कई सारे कारण थे, वनस्पतियों को खत्म कर दिया। इसकी वजह से कुछ भी कारण रहा हो, ये बात सही है कि डायनासोर विलुप्त हो गए क्योंकि उनकी हड्डियां मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए जो सेनोजोइक ये नवजीवन महाकल्प है, इसको हमने दो कल्पों में बांट दिया, एक टर्सियरी कल्प और एक हो गया क्वार्टनरी कल्प। यानी फिर इन कल्पों को कई युगों में बांट दिया। कौन कौन से कल्प हो गए, युग हो गए, देखिए एक पूरा नूतन या पैलियोसीन, आदि नूतन या इयोसीन, फिर अधिनूतन या ओलिगोसीन, फिर अल्पनूतन या मायोसीन, फिर अतिनूतन या प्लायोसीन। इसी तरह क्वाटरनरी को बांटा गया, क्या कहते हैं, अत्यंत नूतन और अभिनव में बांट दिया। देख लीजिए, इसको रटना नहीं है, मतलब इसको रटना नहीं है कि आप लगो रटने सारी चीज़ों को। मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे इसका विभाजन हुआ है, किस किस समय में कौन कौन आया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पूरा नूतन काल, इसमें क्या हुआ, ये जो पूरा दौर है सिनोजोइक का काल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आरंभिक मनुष्य के पूर्वज आए जो वनमानुष जिनको कहा जाता है। यानी पहले जो नवजीवन जो फेनरोजोइक है, फेनरोजोइक का नवजीवन जो महाकल्प है उसमें क्या हो रहा है, टर्सरियरी काल है। टर्सरी काल में क्या हो रहा है, सबसे पहले यानी 20 लाख साल पहले, यानी 5 करोड़ से ये कुछ समय दिया हुआ है। तो ये जो इतना समय दिया हुआ है 5.7 करोड़ या 6.5 करोड़ साल पहले से 20 लाख साल पहले का जो समय है, इस समय आदि मानव आए थे। मानव फिर भी नहीं आए थे, जंगल में रहने वाले, मतलब कुछ कुछ जानवर जैसे दिखते थे, ऐसे हमारे पूर्वज आए थे। फूल वाले पौधे आए, इससे पहले देखो फूल वाले पौधे भी नहीं थे। वृक्ष आए, खरगोश आया, खरहा आया, छोटे स्तनपाई आए, चूहे आ गए। फिर क्या हुआ, आज से लगभग 20 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले और 10,000 साल पहले से अब तक ये आदि मानव का थोड़ा सा विकास हुआ। फिर आज काल का मानव आता है, यानी 10,000 साल पहले मानव ने खेती करनी चालू हुई थी। यानी मानव बहुत नया, देखिए मानव लगभग अभी अभी आ रहा है। पृथ्वी का इतिहास कितना पुराना हो गया, ठीक है। तो देखिए बिग बैंग हुआ था, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर सूरज भी उसी से बना। सबसे पहले क्या हुआ, महासागरों और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक थी, महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। फिर नील हरित शैवाल सबसे पहले आया, एक कोशी जीवाणु की उत्पत्ति हुई। फिर कई जोड़े वाले जीव यानी जिनके कई कोशिकाएं होती हैं उनका विकास हुआ। फिर देखिए बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के साथ ही रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। स्थल पर इस समय तक कोई जीवन नहीं है, केवल जल में जीवन है। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह मिले, पौधे और मछली गए वहां पर के। फिर ठीक है, फिर प्रथम एम्फीबियन, यानी एम्फीबियन का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, वो आए। फिर क्या हुआ, रेंगने वाले जीवों का प्रभुत्व आ गया, हर जगह रेंगने वाले जीव आ गए, ठीक है। रेंगने वाले जीव ही पूरी जगह आ गए, सब जगह। स्थल
पर रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए, फिर मेढक वगैरह आए, डायनासोर वगैरह आए, फिर डायनासोरों का युग चला, फिर डायनासोर खत्म हुए, फिर उसके बाद में छोटे स्तनपाई आए, चूहे आए, खरहा, खरगोश, पौधे, वृक्ष जो फूल वाले थे वो आए, फिर आरंभिक मनुष्य हमारा पूर्वज आए जो आदि मानव था, फिर आदि मानव थोड़ा सा विकास हुआ, फिर आजकल का मानव है। तो इस तरह से पृथ्वी को अलग अलग मतलब कि समय को इसमें बांटा गया है। ठीक है, अब ये समय कैसे बांटा गया है, जो पूरा का पूरा भूगर्भिक इतिहास है, इसको जैसे कोई जीव आया, कोई बड़ी घटना हुई, कोई जीवाश्म मिलते हैं उतने साल पहले के, कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं कि कोयला कब बना, कब पर्वत बना, कब पठार बने, कब मछली का जन्म हुआ सबसे पहले, कब डायनासोर रहे थे। इसी के आधार पर पृथ्वी का जो समय है, जो भूगर्भिक इतिहास है, अलग अलग समयों में अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये बहुत ही समझाने वाला ज्यादा था, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझाया गया। अब हम इसका नोट्स पढ़ेंगे पहले, फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अच्छी तरीके से, जल्दी से, बिना समय गंवाए। बात करें हाँ, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के विषय में सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक दिया था। यानी भूगर्भिक इतिहास क्या है, इसके संबंध में सबसे पहले प्रयास किया था, किसने प्रयास किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, काम्टे दी बफन ने दिया था। वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। इस बड़े भाग को क्या कहते हैं? ईओन कहा जाता है। प्रत्येक ईओन को फिर क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार के भाग को महाकल्प कहते हैं। यानी ईओन को किसमें बांटे? ईओन को बांट दिए, महाकल्प में बांट दिए। फिर प्रत्येक महाकल्प को कल्प में बांट दिए। ठीक है, कल्प में बांट दिए। फिर कल्प को किसमें बांट दिया? कल्प को छोटे छोटे युगों में बांट दिए, जिसको इपोक कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब देखिए, महाकल्प की बात हो रही है। प्री कैम्बियन जो महाकल्प था, इस महाकल्प में पृथ्वी वायव्य अवस्था से तरल अवस्था में आई और पुनः ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। यानी देखिए, प्री कैम्बियन काल में क्या हो रहा है, अब अभी पृथ्वी ही बन रही है, पृथ्वी ठंडी हो रही है, ठोस हो रही है, ये हो रहा है। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय तक केवल महासागरी घास का ही उद्भव हो सका था। इस काल में एक कोशिकीय जीवाणु कई जोड़े वाले जीवों का भी उद्भव हुआ। अब अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प यानी पीरियड का नामकरण एवं उनकी विशेषता इस प्रकार से है। जो नामकरण हुआ है, अलग अलग जो कल्प हैं, वो उनकी विशेषता क्या है, ये क्यों बांटे गए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पीरियड, इस समय क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार था। इस समय कैम्ब्रियन काल में क्या था, पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार था, ज्यादा गहरे नहीं थे। स्थल भाग पर सागरों का पूरा प्रसार था, हर जगह पानी पानी भरा हुआ था, लेकिन छिछला भरा हुआ था। ठीक है, तथा उतार होता था, तथा छिछला था, प्रसार था, तथा उतार हो रहा था। इस समय मतलब सागर नीचे जा रहे थे धीरे धीरे। सागरों में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का भी उद्भव हुआ। फिर अगला जो पीरियड है, कल्प है, आर्डोविशियन है। आर्डोविशियन में क्या हुआ, इस समय पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया। सागरी भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय थी। वनस्पतिक जीव केवल सागर तक ही सीमित थे। फिर सिल्यूरियन कल्प आ गया। सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ, इस कल्प में स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, परंतु इनमें पत्तियां नहीं होती थी। यानी देखिए, स्थल पर आ तो गई वनस्पतियां, लेकिन अभी पत्तियां नहीं है सिल्यूरियन कल्प में। वनस्पतियों के प्रकारों का भी विकास हुआ तथा प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। फिर डियोनियन कल्प में क्या हुआ, इस कल्प में पर्वत निर्माण क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति के कारण इस कल्प को मत्स्य युग भी कहते। तो मत्स्य युग किसको कहते? डियोनियन पीरियड को मत्स्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि मछलियों का बड़े पैमाने पर इस समय उत्पत्ति हुई थी। अब बात करें तो अगले कल्प की बात करें तो कार्बोनीफेरस में, जैसे कार्बन किसमें होता है, कोयला में होता है, तो इस समय कोयला बनेगा। कार्बोनीफेरस जो कल्प है, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ था। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरी भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। जो कार्बोनीफेरस कल्प था, इसमें समस्त स्थल मंडलीय पिंड एक स्थल मंडल के रूप में संलग्न थे। यानी पूरा का पूरा जो कार्बोनीफेरस युग था, उसमें एक ये बात थी कि कार्बोनीफेरस युग में पूरा का पूरा जो पृथ्वी पर आज अलग अलग महाद्वीप दिख रहे हैं, वो केवल
केवल एक ही थे, एक स्थल पिंड था और उस स्थल पिंड में को क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। ठीक है, पैंजिया कहा जाता था और इसके आसपास सागर ही सागर था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नाम वेगनर ने क्या दिया है, पैंथलासा दिया है। यानी पैंजिया उस समय सोचिए, ये जो कार्बोनिफेरस युग है इस समय केवल एक ही महाद्वीप है, पैंजिया है, और आसपास केवल एक ही सागर है जिसको पैंथलासा कहा जा रहा है। फिर आगे क्या होता है, जब आगे पैंजिया का विभाजन हुआ तब पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया। ठीक है, प्रथम एम्फीबियन का उदय इसी समय हुआ है। एम्फीबियन कब आए, कार्बोनिफेरस युग में आए। यानी ये इन्होंने बता दिया, जैसे ये धरती हो गई तो धरती में एक ही महाद्वीप है और ये एक सागर है, तो जो सागर है उसको पैंथलासा कह रहे हैं वो वेगनर, और इसको महाद्वीप को पैंजिया कहा जा रहा है। अब आगे चल के होगा, पैंजिया टूटेगा दो भागों में ऐसे करके, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। उत्तरी भाग को क्या कहा जाएगा, उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा जाएगा और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाएगा, गोंडवाना। अब ये जो है इसी में से फिर से टूटन होगी, जैसे ये लॉरेंसिया टूट गए तो इन्हीं में से टूट टूट के उत्तरी अमेरिका बनेगा, यूरोप बनेगा और एशिया बनेगा। फिर दक्षिणी भाग से टूट के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत वाला भाग जो नीचे का है मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, वो इसी से बनेंगे, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, ये बात यहीं पे कही गई है। और इसी समय कार्बोनिफेरस युग में ही प्रथम एम्फीबियंस यानी जल और स्थल में रहने वाले जीव का उदय हुआ। परमियन कल्प में क्या हुआ, परमियन कल्प में, इस कल्प में व्यापक भौगोलिक हलचल के कारण यूरोप, एशिया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ। स्थलीय जीवों की संख्या प्रजातियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस कल्प में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। अगले में ट्रियासिक कल्प में क्या हुआ, ट्रियासिक में इस युग में संसार में मांसाहारी मत्स्य तुल्य रेप्टाइल का जन्म हुआ। यानी ऐसी मछलियों के जैसे रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव आए जो मांस खाते थे। स्थल पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीव से स्तनधारी जीव और डायनासोरों का उद्भव हुआ। धीरे धीरे डायनासोरों का भी उद्विकास हुआ। फिर आया जुरैसिक पीरियड। जुरैसिक में क्या हुआ, इस कल्प में स्थल भाग पर रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले के आकार और प्रकार में विस्तार हुआ। यानी रेंगने वाले जो जीव थे जैसे छिपकली वगैरह थी, ऐसे जीव थे, इनका आकार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। कुछ उड़ने वाले भी पक्षी जैसे आर्कियोप्टेरिस, ये इसका तो अवशेष भी मिले हैं, इसका भी उद्भव हो चुका था। इस कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था। भारत में इसके अवशेष गुजरात के राययोली और मध्य प्रदेश के बारा शिमला पहाड़ियों पर नर्मदा घाटी में पाए जाने की पुष्टि हुई है। सोचिए, आर्कियोप्टेरिस की भारत में पाए जाने, डायनासोर वगैरह की चीजें भारत में भी पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। फिर क्रिटेशियस कल्प क्या है, क्रिटेशियस पीरियड, खरिया मिट्टी का जमाव इस कल्प की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस कल्प में निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। रॉकीज, एंडीज, यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियों तथा पनामा कटक की इस समय उत्पत्ति हुई। फिर तृतीय कल्प जिसको टर्सियरी पीरियड कहते हैं, इसको कई युगों में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार दिया जाता है। यानी जिसका जिसका कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं उसी को विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं एक जो इसको किसको कहा जा रहा था, टर्सियरी कल्प। टर्सियरी जो कल्प था, टर्सियरी पीरियड था, इसको कई युगों में बांटा गया है। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से युग हैं, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन। ठीक है, प्लायोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ऐसे करके। अब ये चतुर्थ कल्प या क्वार्टनरी पीरियड है, इसको भी प्लिस्टोसीन, होलोसीन इसमें बांटा गया। तो चलिए देखते हैं पैलियोसीन युग क्या है। पैलियोसीन युग में बांट दिया गया और दूसरा है इयोसीन युग। इयोसीन, इस युग में हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ, हिमालय की रचना प्रारंभ हुई। ओलिगोसीन में क्या हुआ, इस युग में स्थल भाग का प्रसार हुआ, विस्तार एवं जल भाग में संकुचन हुआ, ह्रास हुआ। अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में महान भू हिलचल होने लगी तथा आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ। मायोसीन युग में क्या हुआ, मायोसीन युग में, इस युग में भू हलचल के कारण आल्पस श्रेणी, जो आल्पस कहाँ पर्वत है, एक है अपलेशियन, एक है आल्पस पर्वत। अपलेशियन पर्वत अमेरिका में है और आल्प्स पर्वत कहाँ है, ये यूरोप में पड़ता है, ऑस्ट्रिया इन्हीं साइड पड़ता है। तो इस समय क्या हुआ, मायोसीन काल में, इस युग में भू हलचल के कारण आल्पस पर्वत श्रेणी जो कि यूरोप में है इसका निर्माण हुआ तथा हिमालय की द्वितीय श्रेणी लघु हिमालय का उत्थान हुआ तथा महान हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हुई। जो हमारा हिमालय है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ऐसे बटा हुआ है 3 श्रेणियों में। तो ये जो ऊपर वाला है इसकी ऊंचाई बढ़ रही थी और ये जो बीच वाला है लघु हिमालय, ये बन रहा था। किस काल में, मायोसीन काल में। प्लायोसीन काल क्या हुआ, प्लायोसीन काल में, इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का रूप प्राप्त हुआ। यानी आज जो जिस रूप में हम महासागरों और सागरों को देख रहे हैं वो कब बने थे, प्लायोसीन युग में बने थे, प्लायोसीन इपोक में बने थे। इस स्थल भाग के खिसकने से उसमें जल के संग्रह के कारण उत्तरी सागर,
काला सागर, ठीक है, अरब सागर, कैस्पियन सागर, इनका निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण भी इसी काल में चालू हो गया था। यानी देखिए मायोसीन काल में क्या हुआ हो रहा था, जो महान हिमालय था, हिमालय की जो 3 श्रेणी हैं, बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक, तो जो मायोसीन काल में थे इसकी ऊंचाई बढ़ रही थी, ये बन रहा था। और जो प्लायोसीन काल आया उसमें हमारा जो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है वो प्लायोसीन काल में बनी। फिर क्वाटरनरी पीरियड को 2 भागों में प्लीस्टोसीन और होलोसीन में बांट सकते हैं। इसको क्वाटरनरी को 2 युगों में प्लीस्टोसीन और होलोसीन में विभक्त किया जा सकता है। प्लीस्टोसीन क्या है? प्लीस्टोसीन की अगर बात करें, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की स्थिति थी। यानी प्लीस्टोसीन काल में हमारी पृथ्वी पर पूरी तरीके से बर्फ जमी हुई थी। ये लाखों साल पहले से लेकर 10,000 12,000 साल पहले तक हमारी पृथ्वी में पूरी तरह से हिम युग था। पूरी पृथ्वी में बर्फ जमी हुई थी, ठीक है, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भाग हिमालय के ऊपर हो गया था। इस युग में उत्तर अमेरिका में हिम चादर का फैलाव विभिन्न समयों में हुआ। होलोसीन युग क्या है? होलोसीन युग में, इस युग के प्रारंभ में हिम चादर का उतार चालू हुआ। हिम चादर के पीछे हटने से यूरोप में वनों का विस्तार हो गया। सागरी जीव वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गए। 1300 अगला पॉइंट है, 1300 ईस्वी से 1870 के काल को भी प्राय लघु हिमकाल कहा जाता है। इस अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंडे पड़ गए थे। तो इस तरह से हमने नोट्स देख लिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है, जल्दी से पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। महान हिमयुग का संबंध किससे? तो हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन काल से। महान हिमयुग जब धरती पर पूरी तरह से बर्फ ही जमा हुई थी। पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ। यह प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है और इस युग की शुरुआत 20 लाख साल पहले हुई थी और ये 10,000 साल पहले तक ये स्थिति बनी रही, जब पूरी तरफ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी। निम्नलिखित कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल कहा जाता है? जब बहुत ज़्यादा ठंडी, कहाँ पर? 1300 से 1870 ईस्वी के काल को लघु हिमकाल कहा जाता है, क्योंकि इस समय यूरोप वगैरह जैसे कुछ देश थे, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, इसी कारण इसको कहा गया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहे डायनासोरों का काल आज से कितने साल पहले था? तो कितने साल पहले था? 18 करोड़ वर्ष पहले था, ठीक है, 18 करोड़ साल पहले। जुरैसिक कल्प, जिसको जुरैसिक पीरियड, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और 14 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस कल्प को डायनासोर का युग भी कहा जाता है, एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे नजदीक कौन है? 18 करोड़ वर्ष पूर्व है, तो डायनासोरों का काल वही लगभग 18-20 करोड़ साल पहले आज से जुरैसिक कल्प में थे। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए। ये विवर्तनिक क्रिया क्या होती है, ये सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। महाद्वीप कैसे जुड़ते हैं, कैसे प्लेटें टूटती हैं, कैसे जुड़ती हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से आगे देखा जाएगा। तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप टूटते हैं, ठीक है। और महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी की 3 परतें होती, जैसे अगर पृथ्वी ऐसे करके, अगर ये पृथ्वी बना दी जाए, ऐसा करके गोल गोल पृथ्वी बना दी जाए, ये केंद्र हो गया, तो अगर ऐसे कट के काटा जाए तो 3 परत होती हैं। नीचे अंदर की कोर होती है, मेंटल होती है और ऊपर की क्रस्ट होती है। तो ये मेंटल का ऊपरी भाग अगर ऐसे करके मिला दो, ऐसे करके, और ये पूरी क्रस्ट वाला भी मिला दो, तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को प्लेट कहा जाता है। यानी प्लेट में जो ऊपर का क्रस्ट है वो भी आ जाएगा और मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो भी आ जाएगा, ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो इसी को ये प्लेट इसी को कहा जाता है। और इसी का क्या होता है, चूंकि ये द्रव लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में होता है, नीचे वाला मेंटल जो होता है और ऊपर वाला कोर, तो ये जो मेंटल अवस्था में, मतलब इसी के ऊपर ये तैरता रहता है, तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथ्वी के कई वजह से चला जाता है। तो इसीलिए ये चीजें होती हैं। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग अर्थात स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? संपूर्ण क्रस्ट आता है और मेंटल का ऊपरी भाग आता है। इसका निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना का भाग नहीं है? तो गोंडवाना का भाग नहीं है। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, एक था, सबसे पहले एक ही महाद्वीप था, इसका नाम था पैंजिया। ये था सागर था, उसको पैंथलासा कहा था वेगनर ने। अब इसमें टूट गए, तो टूट करके जितना आप मैप देखिए, तो मैप में जितना ऊपर वाला दिखाई देगा, ठीक है, वो क्या है? लॉरेंसिया है। और नीचे वाले के जितने भी भाग दिखाई देंगे, जैसे अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत का नीचे वाला भाग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गई, ये सब,
किसके, गोंडवाना के भाग हैं, जो ऊपर वाले भाग हैं लॉरेंसिया के भाग हैं। तो चलिए देखते हैं, हल करिए, समझ में आ जाएगा। कौन सा कह रहा है गोंडवाना का भाग नहीं है, तो गोंडवाना का भाग नहीं है, गोंडवाना का अफ्रीका भाग हो गया, क्योंकि ये भी नीचे वाला, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे वाला, दक्षिण अमेरिका भी नीचे वाला, लेकिन उत्तरी अमेरिका लॉरेंसिया का भाग है, तो यही हो जाएगा सही। ठीक है, अगला बात करें 6वां नंबर, पंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो पंजिया से जो नीचे वाला टूटा था उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, ऊपर वाले को लॉरेंसिया कहा जाता था। 7वां नंबर, भारत प्राचीन कह रहा है सुपर महाद्वीप, भारत कह रहा है प्राचीन जो सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था, इनमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था, तो क्या शामिल था, अफ्रीका भी शामिल था गोंडवाना में, दक्षिण अमेरिका भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, सभी शामिल थे। अगला अगर बात करें तो कोकोस प्लेट जो है किनके बीच में पाई जाती है, कोकोस प्लेट पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेटों के बीच में पाई जाती है। तो ये प्लेट क्या होते हैं, अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे। मध्य अमेरिका जो है प्लेट और प्रशांत प्लेट, इनके बीच में जैसे प्रशांत महासागर है ऐसे करके, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका ऐसे करके, इधर दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे मध्य अमेरिका है। तो कोकोस प्लेट क्या है, कोकोस प्लेट इनके बीच में ऐसे करके ऐसे स्थित है, एक छोटी सी प्लेट होगी ऐसे करके, तो ये मध्य अमेरिका की प्लेट हो गई। यहाँ पे सागर भी प्लेट में हो सकता है, महाद्वीप भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सागर वाली अलग प्लेट होती है। और ये प्रशांत महासागर की प्लेट है, प्रशांत महासागर की एक अलग प्लेट है, इसीलिए क्या होता है आसपास दूसरी प्लेट आती है और ये प्लेट के किनारे से ही यहीं से मैग्मा निकल आता है, तो इसीलिए प्रशांत महासागर में इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ ज्वालामुखी है और बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी पर्वत हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो कोकोस प्लेट कहाँ है, प्रशांत महासागरीय प्लेट और मध्य अमेरिकी प्लेट, इनके बीच में स्थित है कोकोस प्लेट। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य कब से मिला है, पृथ्वी पर जीवन के कब से प्रादुर्भाव जीवन आया था, तो पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जो जीवाश्मी साक्ष्य यानी जीवन पृथ्वी पर कब आया था, भले वो एक कोसी जीव के रूप में ही आया था, बैक्टीरिया के रूप में आया था, लेकिन कब आया था, इसके साक्ष्य आर्कियन जो इयोन है उसके प्रारंभिक काल में 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। इस समय सबसे पहले जीवाश्म आए थे, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म मिलते हैं हमको। 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 11 निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है, तो जीवों के विकास को किसने प्रभावित किया है, दोनों ने प्रभावित किया। जो हिमानी चक्र है यानी बर्फ पहले फैली हुई थी, फिर बर्फ पिघल गई, इसकी वजह से जीवन प्रभावित हुआ, और महाद्वीपी विस्थापन हुआ, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से एक महाद्वीप टूट करके दूसरे महाद्वीप की तरफ गया, सटा, पर्वत बने, तो इनसे भी जीवों का विकास से संबंधित है। ठीक है, ये भी संबंधित है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। जो भूपटल के टुकड़े होते हैं जिसको हम क्या कह रहे थे, प्लेट कह रहे थे, वो मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया था, इस सिद्धांत को है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका देखते हैं फिर बाद में समझते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल विभिन्न प्लेटों में विभाजित है, जो अपने से अपेक्षाकृत अधिक घनत्व के दुर्बलता मंडल पर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो प्लेट किस पर प्रवाहित हो रही है, दुर्बल मंडल पर। दुर्बल मंडल किसको कहा जा रहा है, जो पिघला हुआ मेंटल है ना, अंदर वाला भाग, जो पृथ्वी अंदर पिघली हुई है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है दुर्बल मंडल। तो उसी के ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तैर रहा है टुकड़ों में, ठीक है, उसी को दुर्बलता मंडल जो है मेंटल का भाग है। जबकि वेगनर के महाद्वीपी सिद्धांत के अनुसार विशाल महाद्वीप पैंजिया के चारों ओर विशाल महासागर पैंथलासा था। इस विशाल महाद्वीप पैंजिया के विभंजन से, जब पैंजिया टूटा तो उससे उत्तरी भाग लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना कहा गया, और इसमें फिर से पुनः विभंजन हुआ और प्रवाह हुआ, जिससे महाद्वीपों महासागरों का वर्तमान स्वरूप आज विद्यमान है। अर्थात प्रश्न तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि इसमें गलत जो चीज़ें कही गई हैं वो सही नहीं है, लेकिन ये जो कहानी हम बता रहे हैं ये बात सही है। आगे आएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो इसको अच्छी तरह से देखेंगे। 13 नंबर, लगातार नई परतें जोड़ने वाली क्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है, तो परतें जुड़ती किस में है, परतें कहाँ पे जुड़ती हैं, ये समुद्र तल फैलाव में जुड़ती हैं। समुद्र तल फैलाव कैसे होता है, एक सिद्धांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, सारी जो भूगर्भिक चीज़ें होती हैं, चाहे भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, कैसे पर्वत बनते हैं,
कैसे महासागर बनते हैं, कैसे महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह खिसकते हैं, कैसे महाद्वीपों का जन्म होता है, कैसे महासागरों के अंदर कटक बनते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमको ऊपर दिखाई देती हैं, ज्वालामुखी जो फटते हुए दिखाई, उन सभी की व्याख्या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से की जा सकती है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत मतलब एक इस तरह से बताता है, चलिए इसकी देख लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि जो पूरी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह है, यानी जैसे ये मान लो ये केंद्र हो गया, तो इधर से केंद्र से ये क्रोड हो गई अंदर वाली, ये मेंटल हो गया, ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया। तो जो मेंटल, ऊपरी मेंटल हो गया और ऊपर का क्रस्ट हो गया, ये जो पूरा भाग हो गया इसको कहते हैं प्लेट। ठीक है, ये कहते हैं। और प्लेट किस तरह से होती है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया, जैसा एक अंडा होता है, अंडा के छिकले कई सारे ऊपर होते हैं, तो उसी तरह इसको मान सकते हो। तो इसमें जो सागर होते हैं, महाद्वीप होते हैं, उनको सबको लगा करके कहीं कहीं से ऐसी चीज़ें टूटी हुई होती हैं। ठीक है, देखिए ये करके ऐसे करके टूटा हुआ इस तरह से होता है। अब ये प्लेटें क्या होती हैं, इधर से उसे घसकती रहती हैं। कैसे, किसके ऊपर घसकती रहती हैं, क्योंकि जो ये ऊपर वाला है जो प्लेट है, ये नीचे जो है ये लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे, तो इसके ऊपर ऐसे खिसकती रहती हैं। खिसकती क्यों है, इसके पीछे अंदर क्या होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म लावा होता है अंदर भाग में, क्योंकि पिघली। अब वो लावा क्या होता है, लावा मैग्मा के रूप में, जैसे ये मैग्मा यहाँ पे भरा हुआ है, अब वो संवहन तरंगों के रूप में ऐसे आता रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, संवहन तरंगें बनती रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे करके ऐसे संवहन तरंगें बनती हैं। जैसे ये पृथ्वी आ गई, तो यहाँ से लावा निकल के ऐसे संवहन तरंगें बन रही। अब इन संवहन तरंगों के बीच में, प्लेटों के बीच में गति होती है। कहीं पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लेटें ऐसे करके, ऐसे मैग्मा, ऐसे पृथ्वी, ये जैसे प्लेट मान लिएगा, तो ऐसे यहाँ से मैग्मा निकल रहा है अंदर, तो ऐसे आके ऐसे पानी का उबाल जैसे आता है। ठीक है, तो वो ऐसे करके ऐसे आ रहा है, तो देखिए प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा मैग्मा यहाँ निकल भी जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे फैल जाएगा, तो कटक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्लेटें जब कभी एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, एक दूसरे के, इस सिद्धांत के अनुसार कहीं पे प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती है। तो जैसे मान लीजिए ये दूर जा रही है, तो ये दूर कोई स्थिर वाली होगी, तो वो उसी से टकरा जाएगी, तो ये पास आने लगेगी। यानी ये तो दूर जा रही है, लेकिन कोई जगह अपनी जगह पे स्थिर होगी, तो उससे टकराने लगेगी। तो कई जगह पे होगा टकराने वाली प्लेट होती हैं। तो टकराने वाली प्लेट से क्या होता है, टकराने वाली, जैसे एक प्लेट ये आ रही है, एक प्लेट ये आ रही है, अब ये जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ धंस जाएगी, ऐसे टूटने लगेगी अंदर, और टूट टूट के जो उसका मैग्मा होगा, चूंकि अंदर गर्म होता है बहुत ज़्यादा, वो टूट टूट के ऐसे करके ऐसे ऊपर आने लगेगा। जब ऊपर आने लगेगा, तो उसी से जब टूटेगा तो बहुत ज़्यादा कंपन होगा, तो कंपन से भूकंप बनेगा, और जो मटेरियल ऊपर आएगा उससे पहाड़ बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब कभी कभी प्लेटें क्या होती है, देखिए यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जन हो रहा है। कभी कभी प्लेटें क्या होती है, टकराती नहीं है, ना ही पास आती है, ना ही दूर आती है, एक दूसरे के बराबर ऐसे करके, एक इधर से जा रही होती है, एक इधर को जा रही होती है, और एक दूसरे के स्पर्श करती हुई फिसल जाती हैं, रगड़ खा जाती हैं। तो इससे भी भूकंप आते हैं। तो इससे जो इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की सभी चीज़ों का वर्णन किया जा सकता है, कि ज्वालामुखी कैसे आते हैं, पहाड़ कैसे बनते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, महाद्वीप कैसे खिसकते हैं। तो इसी को कहा जाता है, क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लेट विवर्तनिक व्याख्या में क्या दिया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, यानी एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, तो इस सिद्धांत के अनुसार कई बातें कही गई थी। एक प्लेट जब दूर जा रही है या फिर एक प्लेट पास आ रही हैं, तब भी ऐसा होता है। फिर या फिर बराबर से खिसक जाती हैं एक दूसरे से रगड़ खाते हुए। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो अपसरण हो रहा है, तो ऐसा क्षेत्र अपसरण क्षेत्र कहलाता है। इसे रचनात्मक प्लेट के किनारों के सहारे उद्गमित लावा से नए क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये प्लेटें ऐसे सरक गई, यहाँ से लावा ऐसे आएगा, ऐसे तरंगे आ रही, संवहनी तरंगे, यहाँ से लावा ऐसे करके ऐसे फैल जाएगा। तो ये जो संरचना बनेगी समुद्र के अंदर, इसको कटक कहा जाएगा। तो इस रचनात्मक प्लेट के सहारे उद्गमित लावा से नए क्रस्ट का निर्माण होता है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटक के सहारे ऐसी प्रक्रिया संपन्न होने से समुद्र अध स्थल का फैलाव सक्रिय रहता है, यानी समुद्र की जो सतह होती है निरंतर फैलती रहती है। ऐसे प्लेट सीमा और किनारों को रचनात्मक या अपसारी प्लेट सीमा या किनारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी बात कही गई है। अगला जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। तो वलन किस में होता है, जब पर्वत बनने वाला होता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट हो गई ऐसे, अब इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, दोनों तरफ से तरीके से, इसमें इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर की क्रस्ट है,
ठीक है, ये क्रस्ट हो गई। अब यहाँ इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे फोल्ड पड़ जाएंगे। ये ऐसे जैसे कागज को अगर ऐसे कर दोगे तो ऐसे फोल्ड पड़ जाता है, तो इसी को फोल्ड कहते हैं या वलन कहा जाता है, वलन क्रिया। तो वलन क्रिया तब कब होती है, पहाड़ जब बनते हैं, जब ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है तो उसी से पहाड़ बन जाते हैं। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, इसी से पर्वत बनते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। पृथ्वी के अंतर्जात बल, यानी पृथ्वी के जो अंदर बल होते हैं उनको अंतर्जात बल कहते हैं, जो बाहर से बल लगते हैं उनको बहिर्जात बल कहते हैं। जैसे नदी द्वारा, पेड़ पौधे द्वारा हम लोग कोई चीज कर देते हैं तो बाहर से बल लगते हैं, ठीक है। और अंदर से बल क्या होते हैं, जो ज्वालामुखी होता है, जो मैग्मा होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनसे आग निकलती है तो उससे जो बल निकलते हैं उनको अंतर्जात बल, यानी पृथ्वी के अंदर से बल निकले, अंतर्जात बल। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल या क्षैतिज संतलन भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक होता है संपीड़न बल, एक होता है तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं और ऊपर उठे भाग को अपनति और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहा जाता है। तो अंतर्जात बल जैसे लगते हैं, जैसे ये मान लो ऊपर की प्लेट हो गई, अब प्लेट पे कभी ऐसे बल लगता है, ठीक है, और दूसरी जगह पे मान लिया ऐसे बल लगता है, और किसी जगह पे हो सकता है बल ऐसे भी लग रहा हो। ऐसे कब लग रहा है, मान लो लावा है, अब ऐसे करके यहां से कोई ऐसे करके लावा निकल रहा है, ठीक है, ऐसे करके लावा निकल रहा है, इसकी ऐसे करके ऐसे निकल रहा, तो क्या होगा, ये बल इधर की तरफ, ये बल इधर की तरफ। जैसे ये ऐसे करके यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ है या मैग्मा है, इधर से ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ से टकराएगा ऐसे करके, तो फिर ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटें इधर दूर जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे प्लेटें दूर जाएंगी। अब ये प्लेटें कहीं मान लो दूर जा रही हैं, तो कोई प्लेट मान लो अपनी जगह में स्थित है तो उसके पास आ रही होगी, टकराएगी। तो देखिए कहीं पे प्लेटें टकराएंगी, कहीं प्लेटें क्या होंगी, टकराएंगी, और कहीं प्लेटें दूर जाएंगी। दूरी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, तो जहां पे दूर जा रहा वहां अपसरण हो रहा है, तो यहाँ पे अपसारी प्लेट कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे अपसारी प्लेट। जहां पे नजदीक आ रही तो उनको कहे अभिसारी प्लेट कहते हैं, जहां प्लेटों का टक्कर हो रही होती है। तो एक चीज समझिए, जहां प्लेटें दूर जा रही, जैसे ये प्लेट ऐसे करके दूर हट गई, जैसे अगर इसको समझा जाए तो जैसे देखिए ये प्लेट ऐसे करके ऐसे दूर जा रही, ऐसे करके यहाँ पे दूर गई, तो इसका जो अंदर का मटेरियल होता है वो ऐसे करके ऐसे फैल जाता है, ठीक है, ये करके ऐसे करके सूखता है, फिर ऐसे फैलता है, फिर फैलता है, फिर फैलता है, ऐसे करके तो पहाड़ जैसी एक आकृति बन जाती है। बहुत ज्यादा फैला होता है, लेकिन ये ज्यादातर समुद्र में होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये जो संरचना बनती है इसको कटक कहते हैं। यह कहाँ पे होता है, जहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है, यानी जहां पे अपसारी प्लेट सीमेंट होता है वहां पे ऐसी चीज होती है। और जहां पे प्लेटें पास आ रही होती है, जैसे ये प्लेट पास आ रही है, ये मान लो स्थिर है, अब ये क्या होगा, ये प्लेट ऐसे आती है, तो मान लीजिए ये प्लेट यहाँ पे स्थित है, अब ये प्लेट ऐसे नजदीक आ रही, तो एक समय क्या होगा, ये इसके नीचे ऐसे करके ऐसे घुस जाएगी, एक प्लेट घुसेगी। भाई सागर वाली प्लेट जो होती है वही घुसती है, क्योंकि वो मोटी वो थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन ठोस ज्यादा होती है, सघन होती है। अब ये प्लेट इसके नीचे घुस गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको तोड़ देगी, जैसे अंदर घुसेगी एक समय, मतलब एक लिमिट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पिघलने लगेगी, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और पिघल करके इसे तोड़ करके बाहर आने लगेगी। तो यहाँ इसीलिए जहां पे प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं तो वहां पे देखिए पहले टूटेगा, टूटने के बाद में ऊपर आएगा और यहीं पे पर्वत ऐसे करके ऐसे जमने लगेगा, तो यहीं पे ऐसे पहाड़ बनने लगेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं संरचनात्मक किनारा। संरचनात्मक किनारा क्यों कहते हैं, जहां पे प्लेटें टकराती हैं उनको संरचनात्मक प्लेट किनारा भी कहा जाता है। उनको अभिसारी प्लेटें भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटें देखो नाम से ही समझिए, अभिसरण हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही, तो अभिसरण किनारा भी कहा जाता है। देखिए टूट करके यहाँ पर्वत बन रहा है, तो इसके लिए संरचनात्मक किनारा भी कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो अपसरण किनारा कहेंगे, अपसरण अपसारी प्लेटें यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा सिद्धांत दिया, अब होता क्यों है, होता इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसकी वजह से गर्मी ऐसे करके संवहन तरंगों के रूप में ऐसे करके ऐसे आती रहती है, और इसी के कारण पृथ्वी घूमती है। कई कारण होती हैं कि पृथ्वी जो होती है, जो प्लेटें होती हैं वो तैरती रहती हैं। कैसे तैरती रहती है, कौन सी प्लेट का, जैसे ये पृथ्वी अगर मान लिया जाए, जैसे ये अगर पृथ्वी का ऐसे मान लिया गया, तो ये अगर केंद्र हो गया पृथ्वी का, तो ये जो अंदर का भाग हो गया इसको कोर कहा जाता है या क्रोड कह देते हैं। बीच का भाग हो गया इसको मेंटल कह देते हैं। ऊपर का भाग होता है क्रस्ट, ठीक है। तो प्लेट किसको कहते हैं, तो प्लेट कहा जाता है ये जो मेंटल है, मेंटल का ऊपरी भाग हो गया, ठीक है, मेंटल का ऊपरी हो गया और पूरी जो क्रस्ट हो गई, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्लेट कहा जाता है। अब ये भाग क्या होता है, जो ये नीचे वाला भाग होता है,
निचले वाला मेंटल, मेंटल का जो नीचे वाला भाग है और कोर का जो ऊपर वाला भाग है, ये द्रव अवस्था में रहते हैं, पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये भाग होता है, ये इस भाग में क्योंकि ये लिक्विड भाग है, अंदर फिर से ठोस आ जाता है। तो ये जो लिक्विड भाग होता है, इसके ऊपर ये ठोस जो भाग होता है, भले ही इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है, लेकिन ये इसके ऊपर तैर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं प्लेटें तैरती हैं। तो ये जो पूरा सिद्धांत दिया गया है कि प्लेट होती है, जो मेंटल का ऊपरी भाग होता है वो प्लेट होता है, प्लेट में शामिल होता है, क्रस्ट भी पूरा प्लेट में शामिल होता है, ये तैरती रहती हैं। कहीं प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही होती हैं तो अभिसारी प्लेट कहते हैं, कहीं प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही होती है अपसारी प्लेट कहते हैं। जहां पे अभिसारी प्लेटें होती है वहां पे पर्वत ऐसे करके ऐसे बन रहा होता है तो संरचनात्मक किनारा कहते हैं। जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो देखिए टूट रही हैं प्लेटें तो विनाशात्मक किनारा कहते हैं। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे मटेरियल धीरे धीरे फैल जाता है तो उसको कटक कहते हैं। यहाँ पे पर्वत कहते हैं, यहाँ पे देखिए पर्वत बन रहे हैं। तो ये जो पूरा सिद्धांत है इसी को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रम कहते हैं। और संरचनात्मक किनारा ये हो जाता है जहां पे पर्वत बन रहे हैं, विनाशात्मक किनारा वो हो जा रहा है जहां पे कटक बन रहा है, जहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसी को चलिए हम अब अच्छी तरीके से अपना नोट्स देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि कहाँ पे ये चीजें दी हुई है। ठीक है, अच्छी तरीके से देखते हैं। तो 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से पटल विरूपण क्रिया के अंतर्गत कौन सी आती है? तो पटल विरूपण यानी पटल जो कौन नहीं आती है? तो पटल विरूपण यानी पटल का मतलब होता है जो ऊपरी वाली भाग है जिसको स्थल मंडल कहा जा रहा है, या कुछ उसमें कौन नहीं, तो परिवर्तनी आती है यानी पर्वत बनने की प्रक्रिया, जो भूकंप भी आते हैं उसकी वजह से, ये सब होता है पटल विरूपण जब होता है। यानी ऊपरी भाग में जब विरूपण हो रहा होता है, विकृत हो रहा होता है तो भूकंप भी आते हैं इसकी वजह से, पर्वत भी निर्माण हो जाते हैं। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आता है, लेकिन विषमांगी इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अंतरजात बल के अंतर्गत पटल विरूपणी बल यानी पटल जो ऊपर का क्रस्ट होता है, जो स्थल मंडल होता है उसकी यानी प्लेट में जो परिवर्तन करने वाला, उसको बिगाड़ने वाला, ठीक है, डायस्ट्रोफिक फोर्स जिसको कहते हैं। तो अंतरजात बल के अंतर्गत पटल में विरूपण करने वाला बल एवं आकस्मिक अंतरजात बल भी आते हैं। पटल विरूपणी बल के अंतर्गत लंबवत और क्षैतिज संचलन दोनों प्रकार की गतियों को शामिल किया जाता है। यानी पटल विरूपणी बल किस प्रकार से होता है, जैसे ये प्लेट है, अब अंदर से क्या हो रहा है, अंदर से ऐसे फोर्स आ रहा है, संवहनी तरंग आ रही हैं, यहाँ पे लावा ऐसे गर्म हो रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ऊपर की तरफ आएगा तो ये ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, इसकी वजह से हो सकता है ये ऊपर की मार दे तो यहाँ वाला भाग ऊपर हट जाए, ठीक है, या दूर हट जाए, कई तरीके से हो सकता है ना। तो लंबवत संचलन भी होता है, हो सकता है जो कुछ भाग ऊपर उठ जाए, हो सकता है कुछ भाग ऊपर उठ जाए तो उसको कहते हैं लंबवत संचलन, या फिर दूर हट जाए तो उसको क्षैतिज संचलन कहा जाता है। यानी जो पटल में विरूपण, अब देखिए ये पूरी जो ऊपर वाला भाग है उसमें परिवर्तन, पटल में विरूपण हो रहा है कि नहीं हो रहा, पटल में विरूपण हो रहा है, तो इसीलिए इसको पटल विरूपणी बल कहते हैं। तो जो पटल विरूपण बल होता है, पटल विरूपण बल के कारण लंबवत संचलन, देखिए ऊपर की तरफ लंबवत संचलन एवं क्षैतिज संचलन, देखिए ऐसे क्षैतिज संचलन दोनों गतियों को शामिल किया जाता है। ये मंद गति से कार्य करते हैं यानी धीमे धीमे काम करते हैं, इकट्ठा कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, ये धीमे धीमे काम करते हैं, मंद गति से काम करते हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक होता है महादेश जनक बल और एक होता है पर्वत निर्माणकारी बल। तो जब पर्वत केवल बन रहा हो तो पर्वत निर्माणकारी बल, और अगर महादेश पूरा का पूरा महाद्वीप या कहें पूरी चीजें हो रही हो तो उसको महादेश जनक बल भी कहा जाता है। पर्वत निर्माणकारी बल की व्याख्या, पर्वत निर्माणकारी बल की व्याख्या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत द्वारा की जाती है। इसे भी भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। आकस्मिक अंतर्जात बल के द्वारा, आकस्मिक जो अंतर्जात बल होता है इसके कारण आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं जिससे भूतल के ऊपर और नीचे विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। आकस्मिक बल के कारण प्रमुख रूप से भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। इस प्रकार विषमांगी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। आगे अगर बात करें तो 16 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए, उपरयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो पृथ्वी का जो पृष्ठ होता है, जैसे ये ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ पे क्या क्या मतलब किसकी किसकी वजह से परिवर्तन आता है? भूतापीय ऊर्जा जो अंदर प्लेट धरती के अंदर ऊर्जा है उसकी वजह से भी परिवर्तन आ जाता है, प्लेट संचलन होता है उसकी वजह से भी होता है,
पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, उसकी वजह से भी होता है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, उसकी वजह से भी होता है। गुरुत्वीय बल होता है, उसकी वजह से भी होता है। और विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इन सभी की वजह से होता है। और ये सभी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन में अंतर्जात बलों की भूमिका होती है। सामान्य रूप से अंतर्जात बलों की उत्पत्ति के संभावित कारकों में, यानी अंतर्जात बल पृथ्वी के अंतर्गत क्यों उत्पन्न हो रहा है, उसके कारणों में क्या आता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता, शैलों का संकुचन, विस्तार होता है। साथ ही साथ और क्या आता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन में किस वजह से परिवर्तन होता है? तो ये होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कारण भी होता है, गुरुत्वीय बल के कारण भी होता है, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण, इनके कारण भी होता है। यानी पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पर जो परिवर्तन होगा अंतर्जात बलों से होता है और बहिर्जात बलों से भी होता है। 17 नंबर, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि चलिए देखते हैं, ये कथन रटने वाला कोई क्वेश्चन है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसको कालक्रम में विभाजित मतलब व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करते हैं। सिहावल जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव, खितौनी जमाव। सिहावल जो जमाव है वो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पटपरा जमाव मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बाघोर जमाव उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। खितौनी जमाव नव पाषाण काल और लघु पाषाण काल से संबंधित है। 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न पर विचार करना। चलिए विचार करिए। उपर्युक्त घटनाओं को, यानी पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी जीव, उपर्युक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले कौन कौन आए थे? तो पहले कवच वाले जीव आए थे कि स्तनधारी आए थे? स्तनधारी तो सबसे बाद में आए होंगे, सरीसृप पहले आए होंगे, कवच वाले। चलिए व्याख्या देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वप्रथम कवच वाले जीव आए, ठीक है, सेल्ड एनिमल आए, फिर उसके बाद कीट आए, फिर उसके बाद सरीसृप आए, रेंगने वाले आए, फिर सबसे बाद में स्तनधारी जैसे मनुष्य, ये सारे आए। तो उसका ये क्रम हो जाएगा। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है राजस्थान जो मरुस्थल है, यह थार का मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो किसका विस्तार है? प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का ही विस्तार है। थार का मरुस्थल, थार का जिसको मरुस्थल कहा जाता है प्लीस्टोसीन, यानी ये भी तो कभी बना होगा, ये प्लीस्टोसीन या अभिनव जमाव का विस्तार है। पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण 70,000 साल पहले हुआ था, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार प्लीस्टोसीन युग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक रहा। यानी प्लीस्टोसीन काल 20 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले रहा और 70,000 साल पहले हमारा राजस्थान मरुस्थल का विकास हुआ। तो प्लीस्टोसीन के काल में ही तो आएगा, भले इसके अंतिम चरण में इसका विस्तार हुआ है, ठीक है, विकास हुआ है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित? तो रस्ट बाउल जो संयुक्त राज्य अमेरिका का किससे संबंधित है? किसी से संबंधित है। चलिए देखते हैं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण या औद्योगिक हब हुआ करता था अमेरिका में, लेकिन अब गिरावट के चरण में है क्योंकि विनिर्माण केंद्र कई देशों में स्थानांतरित हो गए। ग्रेट लेक क्षेत्र यानी अमेरिका में जो 5 झीलें हैं उसी के आसपास सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। ग्रेट लेक क्षेत्र और पिट्सबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। तो रस्ट बाउल एक ऐसा अमेरिकन क्षेत्र था जहां पे बहुत सारे निर्माण उद्योग थे, लेकिन अब अमेरिका ने उन कंपनियों को आप दूसरे देशों में स्थानांतरित कर दिया, इसलिए उसमें गिरावट आई है। तो इस तरह से हमारे दोनों चैप्टर मतलब कि पूरे हो गए। एक जो है पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास से संबंधित और दूसरा क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।